Hello friends, class 10. Once again I am here teaching you the federalism, the next part of the lesson, the second video. As I told you कि 3 तरह की लिस्ट होती हैं. वन इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट और तीसरी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है. तो जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर जो लॉ बनाने का राइट है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को. जैसे डिफेंस है, रक्षा के जितने भी कितनी मिसाइलें बन रही हैं या कितने हेलीकॉप्टर्स हैं डिफेंस के लिए, वो सारे जो डिसाइड किए जाते हैं डिफेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है. ऐसे कम्युनिकेशन है, संचार सुविधाएं हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है. पोस्ट ऑफिस है, बैंकिंग है, करेंसी है, सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है. अगर मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को वीज़ा या पासपोर्ट अप्लाई दे सके. तो ये सब्जेक्ट्स में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है. ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें, स्टेट लिस्ट की बात करें, उसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है. जैसे कि पुलिस है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है. अब कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करें जिसमें जिसमें सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों ही मिलके लॉ बनाते हैं उसको कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची बोलते हैं हिंदी में. और यूनियन लिस्ट को संघ सूची, स्टेट लिस्ट को राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट को समवर्ती सूची कहा जाता है हिंदी में. तो इसमें कॉमन इंटरेस्ट बोथ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं. जैसे फॉरेस्ट को पहले स्टेट गवर्नमेंट में शामिल किया जाता था लेकिन अब वो कॉन्करेंट लिस्ट में हो गया है. एजुकेशन है, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन है, जैसे व्यापार संघ है या विवाह है, एडॉप्शन है, किसी को एडॉप्ट करना है किसी बेबी को, एंड सक्सेशन, उत्तराधिकार जो है. ये सारे सब्जेक्ट में यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं. If their laws conflict within each other, the laws made by union government will prevail. इसमें क्वेश्चन आ चुका है इस बार कि यूनियन लिस्ट में क्या होते हैं या कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट. ये क्वेश्चन आ चुका है. Perhaps it may be repeated once again in next year also. There are some units. ऐसी कुछ यूनिट्स हैं जो इंडियन यूनियन जो है. There are some units. इंडियन यूनियन की कुछ यूनिट्स हैं, कुछ इकाइयां हैं विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर, जो क्या करते हैं बहुत ही लिटिल पावर इंजॉय करते हैं, कम शक्तियां हैं. दीज आर एरिया, वो ये क्षेत्र हैं विच आर टू स्मॉल, या तो वो बहुत ही छोटे हैं, एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो किसी दूसरे स्टेट में मर्ज नहीं हो सकते हैं. इतने छोटे हैं, उनके पास पावर उतनी नहीं है. जैसे कि चंडीगढ़ और लक्षद्वीप है, जो यूनियन टेरिटरी, और दिल्ली, ये बहुत छोटे हैं, इसलिए दूसरे किसी एरिया में मर्ज्ड नहीं हो सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं. जैसे कई बार क्या होता है कि कोई स्टेट बहुत छोटा होता है तो गवर्नमेंट ऐसा रूल बना सकती है उस छोटे स्टेट को किसी बड़े स्टेट में मर्ज्ड कर देती है, या किसी बहुत बड़े स्टेट को 2 भागों में मर्ज करके 2 स्टेट बना देती है. ऐसा देखा गया है. टेरिटरीज डज नॉट हैव द पावर, और जो टेरिटरीज होती हैं संघ शासित होते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है. जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है. दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ के, द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए स्पेशल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है. इन यूनियन टेरिटरी में गवर्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें, एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का. इट इज नॉट इजी, यह बहुत आसान नहीं है. टू मेक चेंजेज, इनमें परिवर्तन करना. अगर हम पावर शेयरिंग करना चाह रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी को अगर हम पावर देना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस, बहुत आसान नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना. पार्लियामेंट अपना ये चेंजेस खुद अरेंजमेंट नहीं कर सकती. एनी चेंजेस टू इट हैड टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउस,
दोनों हाउसों के द्वारा पास किया जाता है पार्लियामेंट में विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ, देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेटर ऑफ एन एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। टोटल स्टेट्स के जो हाफ होते हैं उनके द्वारा रेटिफाइड किया जाता है, यानी 2/3 मेजोरिटी होनी जरूरी है। अगर पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास हो रहा है, कोई भी चेंजेस होने हैं, कोई भी अरेंजमेंट होने हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों हाउसों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसों के द्वारा एक उसमें से जो जितने मेंबर हैं उसके 2/3 मेंबर के द्वारा मेजोरिटी होनी चाहिए उस अमेंडमेंट के लिए। जो भी रूल्स हैं, अगर यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट बढ़ाने हैं या यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट घटाने हैं या कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल करने हैं, किसी भी मैटर को लेके दोनों हाउसों की मेजोरिटी यानी दोनों हाउस से अप्रूवल होना जरूरी है। द जुडिशरी जो होती है इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, इम्प्लीमेंटेशंस करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है और प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर में, कई बार डिवीजन ऑफ पावर में होता है कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उस कंडीशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, डिसीजन देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एज ए पावर, वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर हैं। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट इंजॉय द पावर, अपनी अपनी पावर है। मैंने कल एक बात बताई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को कमांड नहीं दे सकती है, कोई ऑर्डर नहीं दे सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गिव आंसर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर करने के लिए मजबूर नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को अपने तरीके से चलाने के लिए फ्री है। गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जो देखते हैं असाइंड ईच ऑफ देम। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, संवैधानिक जो प्रोविजन है, नेसेसरी है एक फेडरलिज्म को लागू करने के लिए या कामयाब बनाने के लिए। एक फेडरलिज्म सक्सेसफुल कब हो सकता है, लेकिन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, प्रोविजन कहते हैं, प्रावधान है या कानून कह सकते हैं, संवैधानिक जो प्रावधान है वो बहुत ही आवश्यक है फेडरलिज्म को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन जितने भी ये संवैधानिक प्रावधान है या कानून है ये पर्याप्त नहीं है। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट एज सक्सीड, अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है भारत में, इट इज नॉट मर्सली बिकॉज ऑफ क्लियरली लेड अवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कारण तो नहीं है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, अगर हम रियल सक्सेस देखें फेडरलिज्म की इंडिया में, कैन बी एट्रीब्यूट टू नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है उसका नेचर, उसकी प्रकृति देखनी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा कि जो स्पिरिट है फेडरलिज्म की अगर ये रिस्पेक्ट करता है डाइवर्सिटी को एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, और एक साथ रहने की जो हमारी डिजायर है, बिकम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री, और हमारे देश के लिए जो क्या है आइडियल्स है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वे, अब हम कुछ मेजर वे देख सकते हैं विच दिस हैपन। लिंग्विस्टिक स्टेट की अगर हम बात करें, जो लिंग्विस्टिक स्टेट है जहां पर एक ऐसे देश में जहां कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं लोगों के द्वारा, उसको लिंग्विस्टिक स्टेट बोला जाता है। जहां कई भाषाएं बोलते हैं लोग, कोई एक भाषा यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं की गई है, या कोई एक रिलीजन यहाँ पर ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया है। दैट इज वाई हम देखते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और इंडिया एक लिंग्विस्टिक स्टेट है। यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिया गया है हर को, और फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। क्रिएशंस अगर हम देखें, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ, लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन हुआ। फर्स्ट और मेजर टेस्ट किया गया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए हमारे देश में। अगर हम देखें, इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इट बिगेन इट जर्नी।
एट ए डेमोक्रेसी इन 1947 एंड ऑफ 2013 में, यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस। तो हम काफ़ी सरप्राइज होंगे इस तरह के चेंजेस को देख के। मैनी ओल्ड स्टेट्स जो है, बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स हम दिखते हैं, हैव वनिस्ड वर्ल्ड, वो गायब हो गए हैं पुराने स्टेट जो थे। और मैनी नई न्यू स्टेट्स हैज बीन क्रिएटेड, और कई नए राज्य बने हैं। एरिया बाउंड्रीज जो हैं, नेम ऑफ स्टेट हैव बीन चेंज, जो नाम है स्टेटों का वो क्या है, वो भी बदल चुका है। नए स्टेट भी बने हैं और पुराने स्टेट को गायब करके नए स्टेट का नाम दिया गया है, स्टेटों को नया नाम दिया गया है। 1947 में द बाउंड्री ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। जो बाउंड्री थी 1947 में पुराने स्टेटों की इंडिया में, उसको चेंज करके नए स्टेट बनाए गए, न्यू बाउंड्रीज बनाई गई। दिस वॉज डन टू इंश्योर, ऐसा इसलिए किया गया जब पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज, वो लोग जो एक सी भाषा बोलते थे, एक ही स्टेट में रहेंगे, वो लैंग्वेज के आधार पर डिवीजन किया गया स्टेटों का। सेम भाषाओं को, सेम लैंग्वेज को बोलने वाले सेम स्टेट में रहने लगे। सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और बहुत सारे स्टेट तो ऐसे थे कि जो लैंग्वेज के आधार पर जिनका डिवीजन नहीं हुआ। उसे ज्यादातर मैं आपको बताऊं कि भाषा के आधार पर, जो लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट बना था हमारे इंडिया में, फर्स्ट स्टेट वो था आंध्र प्रदेश। 1953 में बना आजादी के बाद ये। हालांकि यहाँ पर प्रिंसली थे, जो राजा थे प्रिंसली, प्रिंसली स्टेट थे, उसमें जम्मू कश्मीर 1948 में बना। ऐसे ही आंध्र प्रदेश है 1953 में बना। 1960 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात बने। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया, गुजराती बोलने वाले गुजरात बनाया गया। 1963 में नागालैंड बना। 1966 में पंजाब और हरियाणा, पंजाबी बोलने वाले पंजाब और हरियाणवी बोलने वालों के लिए हरियाणा एस्टेब्लिश हुआ। तो ऐसा करते करते हमने देखा कि न केवल भाषा के आधार पर स्टेट्स को फॉर्मेशन हुआ, बल्कि इनको जो पहचान मिली, जो रिकॉग्नाइज स्टेट डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, और वहाँ के भौगोलिक दशाओं के आधार पर, ज्योग्राफिकल कंडीशन और संस्कृति और एथनिसिटी के आधार पर। इंक्लूड स्टेट्स लाइक, जैसे कि नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है। नागालैंड 63 में बना और उत्तराखंड और झारखंड 2000 में बने। तो इसी तरीके से जो नागालैंड है, झारखंड है, उत्तराखंड है, इनका फॉर्मेशन किया गया था। जो डिमांड थी स्टेटों के बनने के लिए, किस आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर ये डिमांड उठी। कुछ जो नेशनल लीडर्स थे उनको ये डर था, फियर, कि इट विल लेड टू अ डिसइंटीग्रेशन। अगर हम किसी स्टेट को भाषा के आधार पर अगर हम डिवीजन करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं उस स्टेट का, तो परहैप्स ऐसा हो सकता है कि देश में डिसइंटीग्रेशन हो, यानी कि देश का विभाजन हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए जो लिंग्विस्टिक स्टेट थे, जो भाषा के आधार पर बंटने को तैयार थे या भाषा के आधार पर बटे थे, उन पर कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया। बट द एक्सपीरियंस, लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि जो फॉर्मेशन था, यानी भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि जैसे आंध्र प्रदेश में बेसिकली तेलुगु बोली जाती थी, उसके आधार पर आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। तो जो एक एक्सपीरियंस कहता है कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन है एक्चुअली मेड द कंट्री। भाषा के आधार पर अगर हम इसी स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं तो इससे कंट्री का डिसइंटीग्रेशन ना होके मोर यूनाइटेड, ज्यादा यूनिटी उनमें देखी गई। इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन, और ऐसा करने से जो प्रशासन है वहाँ पर प्रशासन चलाना, जैसे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, काफ़ी इजी रहा। लैंग्वेज पॉलिसी की अगर हम बात करें इंडिया में, सेकंड टेस्ट अगर हम देखें भारत में, इंडिया फेडरेशन जो है इज अ लैंग्वेज पॉलिसी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस किसी भी भाषा को नहीं देता है। यानी कि कोई भी एक भाषा, जो हम आज तक आप लोग ये सुनते आ रहे थे कि इंडिया में हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी इज नॉट ए नेशनल लैंग्वेज।
हिंदी एक किसी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मानी गई है, वो भी कुछ स्टेटों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। साउथ इंडिया की तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं हो सकती, दे डोंट नो द हिंदी, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40%। इंडिया में केवल 40% लोगों की मदर टंग है हिंदी, यानी मातृभाषा, जिसमें वो अपना कामकाज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट। इसलिए अगर 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है तो इसका अर्थ ये है कि जो बाकी 60% लोग बचे वो लोग क्या करने लगे, अपनी लैंग्वेज के सपोर्ट में आगे आ गए। दे वेर मैनी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अदर लैंग्वेज को सेफगार्ड, सुरक्षा प्रदान की। हिंदी के फेवर में तो 40% ही थे बिसाइड्स हिंदी। इसीलिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद ये डिक्लेयर किया जा रहा था कि हिंदी को शायद वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते इंडिया की। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, जैसे ये अनाउंसमेंट हुई थी, पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हुआ था, तो साउथ इंडिया में बहुत सारे लोगों ने हिंदी भाषा का जम के विरोध किया। जहाँ पर हिंदी के होर्डिंग्स या बैनर लगाए जाते थे उनको ब्लैकीज, काला कर दिया। उनमें हिंदी के प्रति इतना आक्रोश देखा गया उनमें कि एक हिंदी लैंग्वेज ही क्यों देश के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हो सकती थी, कोई और भाषा क्यों नहीं। दूसरा, अगर एक हिंदी को अगर ये ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते तो शायद लोगों में अपनी भाषा को लेकर एक इन्फीरियरिटी आती, इग्नोर करते वो। इसीलिए एक सेकुलर कंट्री इंडिया को डिक्लेयर किया गया, लिंग्विस्टिक स्टेट डिक्लेयर किया गया, जहाँ पर सभी कम्युनिटी को एक इक्वल तरीके से इम्पोर्टेंस देना जरूरी समझा गया। अदरवाइज एक डिसइंटीग्रेशन तो शायद मुझे लगता है देखा गया था। बिसाइड हिंदी के अलावा हम देखते हैं 21 अदर लैंग्वेज भी हैं जो रिकॉग्नाइज हैं, यानी कि जिनको पहचान मिली है शेड्यूल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 मोर लैंग्वेजेस, 21 और भाषाएं हैं जिसे संविधान क्या करता है, मान्यता देता है, अप्रूवल देता है। कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन, अगर कोई भी कैंडिडेट कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहा है तो हम देखते हैं पोजीशन में अपॉर्चुनिटी टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, इन 21 लैंग्वेजों में से किसी भी भाषा में वो एग्जाम दे सकता है। इवन मैंने भी खुद देखा था, मैंने एक साउथ इंडिया के व्यक्ति का आधार कार्ड देखा था, तो उसमें जो नाम है जिसे हमारे यहाँ हिंदी में लिखा होता है उनके यहाँ साउथ में तमिल भाषा में लिखा हुआ था और इंग्लिश भाषा में लिखा था। ऐसे कन्नड़ का, अगर हम कर्नाटक के लोगों का आधार कार्ड देखें, एक इंग्लिश में लिखा होगा, एक कन्नड़ में लिखा होगा। केरल के देखें, एक मलयालम में लिखा होगा, एक इंग्लिश में लिखा होगा। हमारे यहाँ हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा। यानी कि अब आप समझ गए, अगर वोटर आईडी कार्ड की बात करें उसमें भी वहाँ की लैंग्वेज में होगा और एक इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। पर इंग्लिश को अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेजों में से इंग्लिश एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है। बाकी 22 लैंग्वेजेज में सभी भाषाएं आती हैं इंग्लिश को छोड़ के। संस्कृत भी आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती। तो कैंडिडेट क्या कर सकता है, किसी भी भाषा में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम देना चाह रहा है वो दे सकता है। ऑप्शन है उसके लिए, एग्जाम इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। स्टेट टू हैव देयर ओन, और स्टेटों की भी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे हमारे स्टेट की हिंदी है, हर स्टेट की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, लेकिन कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज कोई नहीं है। कंट्री में 22 भाषाओं को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया गया है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, और गवर्नमेंट के जो सारे काम होते हैं वो उस स्टेट की जो लैंग्वेज होती है उस भाषाओं में होते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में होते हैं, उस स्टेट की सरकारी भाषा में होते हैं, जो आधिकारिक भाषा होती है कंसर्न स्टेट जो बिलोंग करता है। जैसे पंजाब में गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी बोलते हैं। अगर हम देखें, अनलाइक श्रीलंका को, द लीडर ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के जो लीडर थे श्रीलंका की तरह, एडॉप्टेड वेरी कॉशियस एटीट्यूड अपनाया हिंदी को फैलाने के रिलेटेड। हिंदी का जो प्रचार प्रसार था उसके प्रति काफी एक कॉशियस, एक
हम कह सकते हैं आक्रामक या एक जिसे हम निर्देश बोलते हैं वैसा रुख अपनाया। एटीट्यूड अच्छा नहीं था। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें जो यूज ऑफ इंग्लिश है हमारे देश में, अगर इंग्लिश की बात करें वो ऑफिशियल पर्पज के लिए स्टॉप की गई थी। अदरवाइज आज भी हम देखते हैं अगर हम कोर्ट में जाते हैं वहाँ उनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम इंग्लिश को देखते हैं या हिंदी को देखते हैं। यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965। हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, हालांकि बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग थे जहाँ हिंदी नहीं बोलते थे उन्होंने क्या डिमांड करी कि इंग्लिश का जो यूज है कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि कहीं भी कोर्ट में या बैंकों में या किसी जगह पर यह देखा गया कि इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है उसके रूप में मना किया गया 65 में। लेकिन सभी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने दोबारा से डिमांड रखी कि इंग्लिश का यूज कंटिन्यू किया जाए। इन तमिलनाडु में द मूवमेंट टू के वायलेंट, आक्रामक हो गए वहाँ के लोग, हिंसात्मक हो गए वहाँ के लोग, हिंसा करने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्ड किया बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश। फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया कि इंग्लिश का यूज भी जरूरी किया जाए, क्योंकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो गई थी। इंग्लिश के साथ अलॉन्ग विद हिंदी भी किया जाए ऑफिशियल पर्पज के लिए। मैनी क्रिटिक्स ये सोचते हैं आलोचक द सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, जो सॉल्यूशन ने इंग्लिश स्पीकिंग वालों के लिए एक फेवर किया। प्रमोशन ऑफ हिंदी अगर हम देखें कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी, हिंदी को प्रमोशन देने के लिए ऑफिशियल जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो कंटिन्यू जारी रही कि हम किस तरह, इसलिए हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, विश्व वर्ल्ड लेवल पर भी हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रमोशन डज नॉट मीन, प्रमोशन का प्रचार प्रसार का अर्थ ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेटों में भी हिंदी जबरदस्ती इम्पोज करेगी वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। केवल प्रचार करने का गवर्नमेंट का मोटिव, प्रचार का अर्थ ये नहीं है कि हम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी जबरदस्ती हिंदी को हम इम्पोज करें या वहाँ के स्टेट में हम हिंदी को लागू करें। वो डिपेंड करता है उस स्टेट की गवर्नमेंट पर, उस स्टेट के लोगों पर कि वो कौन सी भाषा को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज हिंदी ऑन हिंदी एज ए ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हम साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं वहाँ पर हिंदी को जबरदस्ती इम्पोज लागू नहीं कर सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन करती है जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री की मदद की और उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए मदद की जो श्रीलंका में हुई थी, जहाँ श्रीलंका में सिंगाली जो थे, सिंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और सिंगाली बोलने वालों के लिए एक जॉब में प्रेफरेंस दिया गया। बौद्ध रिलीजन को एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया गया, जिससे जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे, जो तमिल थे, उन लोगों ने क्या किया, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मांगा जिसको अदर कम्युनिटीज वालों ने इग्नोर कर दिया, जिसके कारण वहाँ सिविल वॉर हुआ था। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए यहाँ के लीडर्स ने काफ़ी हम कह सकते हैं अच्छी प्लानिंग करी, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को होने से बचा दिया। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करें तो एक सेंट्रल का स्टेट के साथ रिलेशंस क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस को अगर हम देखें, वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथ, जिसमें जो फेडरलिज्म है उसमें स्ट्रेंथ है, प्रैक्टिसेस हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अरेंजमेंट करता है पावर को शेयरिंग करने के लिए। इन रियलिटी में डिपेंड ऑन लार्ज एक्सटेंट, ये लार्ज एक्सटेंट पर डिपेंड करता है हाउ द रूलिंग पार्टी, एक जो रूलिंग पार्टी है एंड जो लीडर है, फॉलो दीज अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट करते हैं। एक रूलिंग पार्टी है जैसे बीजेपी है,
या बीजेपी पार्टी के जो लीडर हैं वो कैसे ये अरेंजमेंट करते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक से सेम पार्टी रूल करे तो बोथ एट द सेंट्रल और इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। जैसे बीजेपी अभी बहुत सारे स्टेटों में रूल कर रही है और सेंट्रल में भी बीजेपी है, दोनों जगह बीजेपी है। तो दिस मीन दैट स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस। इससे ऑटोनोमस नहीं हो सकती है, निरंकुश नहीं हो सकती है। फेडरल यूनिट में इनके जो राइट्स हैं, राइट्स एज ऑटोनोमस। एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। और जब हम देखते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है स्टेट लेवल पर वो डिफरेंट होती है। दैट पार्टी दैट रूल एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट। और अगर स्टेट में अलग है, सेंट्रल में अलग है, उस समय क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या करती है ट्राई अंडरमाइन करती है उस स्टेट की पावर को, अंडर एस्टिमेट करती है। इन दोज डे द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज। हम अक्सर देखते हैं उन दिनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी अक्सर जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसका मिसयूज करती थी और स्टेट की गवर्नमेंट को बिना किसी कारण डिसमिस भी कर देती थी। ये पावर रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो किसी स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है जब वहाँ करप्शन पाए जाए, वहाँ की स्टेट्स में गवर्नमेंट में फुल मेजोरिटी नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जैसे कि उत्तराखंड में भी लगा था, आपको याद होगा। दैट वेर कंट्रोल बाय राइवल पार्टी। जो राइवल होती है, प्रतिद्वंदी होती है, राइवल पार्टी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। और ये स्पिरिट मानी जाती है फेडरलिज्म की। ऑल दी चेंजेज, ये सभी चेंजेज हमने देखे सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ। और 1990 के बाद हमने ये भी देखा कि यहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां और ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां बनी यहाँ पर स्टेट ऑफ द कंट्री। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ एन एरा। ये क्या था, बिगिनिंग ऑफ एन एरा था, एक नया काल था, युग था। कोलिजन गवर्नमेंट का नया युग था, एरा मतलब युग था, गठबंधन वाली सरकार। क्योंकि इससे पहले तक शायद किसी एक पार्टी को हो सकता था फुल मेजोरिटी या फुल वोट मिले जितना गवर्नमेंट बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन उसके बाद से ये देखा गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन था कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फुल सपोर्ट नहीं मिलता है तो अदर पॉलिटिकल पार्टी की मदद से कोलिजन गवर्नमेंट बना सकता है। तो ये एक ऐसा एरा, युग, नया युग आया जिसमें कोलिजन गवर्नमेंट बनी एट द सेंटर में। सिंस नो सिंगल पार्टी, क्योंकि किसी भी सिंगल पार्टी को इसके बाद लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर थे वो लोकसभा के लिए उतनी सीटें या उतने एमएलए जीत के नहीं आ पाए। द मेजर नेशनल पार्टियां जो है इंटर इनटू अलायंस। तो बहुत सारी पार्टियां थी, बड़ी बड़ी पार्टियां भी थी, उन लोगों ने अलायंस बनाना स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस ने अपने अलायंस बनाए, उसके साथ कुछ अन्य स्मॉल पार्टियां कनेक्ट हुई। ऐसे बीजेपी ने अपने अलायंसेस बनाए, उनके साथ कुछ अलग स्मॉल पार्टियां कनेक्ट हुई। अब एक पार्टी दो पार्टी के साथ तो कनेक्ट नहीं हो सकती, एक पार्टी एक ही अदर पार्टी के साथ कनेक्ट हुई या अदर पार्टियां सब मिलके क्या बनाया उन्होंने, कोलिजन पार्टी बनाई। अभी हमें कोलिजन गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कोलिजन पार्टी बनाई, गठबंधन पार्टी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कांग्रेस पार्टी वैसे तो एक सिंगल कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ अदर जो स्मॉल पार्टियां कनेक्टेड हैं। कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी यहाँ इंडिया में, 10 साल रही वो, तो उसको बोलते हैं यूपीए गवर्नमेंट। कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट थी, अदर पॉलिटिकल पार्टियां भी उसके सपोर्ट में थी, उनने उसको सपोर्ट किया था, तो दैट्स कॉल है यूपीए गवर्नमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ऐसे बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी 2000 से 2004 के बीच में बीजेपी की गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम जीती थी यहाँ इंडिया में। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। तो उस समय जो कोलिजन गवर्नमेंट थी बीजेपी की साथ जो अदर पार्टियां कनेक्टेड थी जिससे मिलके सरकार बनी थी, उसका नाम था एनडीए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इस तरीके से आपको पता चला कि दो पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके से अलग अलग पार्टियों को अपने साथ ज्वाइन करके कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है और इनका इन्होंने क्या नाम रखा है। ट्रेंड्स ये चलता रहा। हम यहाँ पर अभी कार्टून्स अगर देखें, इसमें इंदिरा गांधी नजर आ रही है जो कार्टून, पावर ऑफ द स्टेट्स दिख रहा है यहाँ पर। तो हर स्टेट क्या कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंस के लिए, देखिए
दिख रहा है कि ये कैप लगा रखी है, यहाँ पर ये केरला है, मद्रास है, फिर यूपी दिख रहा है, ऐसे यहाँ पर बंगाल दिख रहा है। फिर तो अदर लीडर्स क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि किस तरह से पावर ऑफ स्टेट जो दी गई है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर अगर हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें, यहाँ पर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट तो है, लेकिन सम स्टेट्स आर मोर पावरफुल ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल बेसिस। भौगोलिक आधार पर हम देखें, यहाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पर कुछ स्टेट क्या है, मोर पावरफुल हैं, कुछ लेस पावरफुल है। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। कमिंग टुगेदर में ऑल स्टेट्स आर इक्वली पावरफुल, और स्टेट के बाद ये पावर होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होकर अलग ही देश बन जाए, लेकिन वहां करते नहीं है ऐसा। इसलिए हमने अमेरिका में देखा, अमेरिका में स्टेट भी उतने ही पावरफुल होते हैं जितने सेंट्रल होते हैं, लेकिन इंडिया में कुछ स्टेट ज्यादा पावरफुल हैं, कुछ स्टेट कम पावरफुल हैं, और कुछ पावर सेंट्रल की हैं, कुछ स्टेट की हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। लेकिन अमेरिका में सेंट्रल और स्टेट दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो स्टेट भी कुछ ज्यादा पावरफुल है, कुछ कम पावरफुल है, और स्टेट से ज्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। जो मैंने आपको बताया था, SBI स्पेन, B बेल्जियम, I इंडिया। SBI कोड हो सकता है याद करने के लिए। और USA में ही 3 देश आ रहे हैं, U से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर S आ रहा है, S से स्विट्जरलैंड आ रहा है, फिर A आ रहा है, A से ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से 3 देश हैं जहां पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। तो आई टोल्ड यू की व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस तरीके से हमने यहाँ पर कोलिजन गवर्नमेंट दिखाई गई। इसमें एक बैठा हुआ है एक राजा, अलग अलग पार्टी के लीडरों ने क्या किया है, सपोर्ट किया है, और कोई भी पार्टी का मेंबर अगर वो अपना सपोर्ट वापस ले लेता है, गिर जाएगा, यानी ये चला जाता है, अपना सपोर्ट वापस लेता है, मेरे कहने का अर्थ है। तो ये कोलिजन गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और फिर नए सिरे से इसको सपोर्ट गेन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अपना एक वो दिखाना, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये गवर्नमेंट दोबारा से बनेगी। इसमें हमें दिखाया गया है, सपोर्टेड बाय ए मेजर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, डिफिकल्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर, वरना अदरवाइज क्या होता है, स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती, सेंट्रल में अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती। क्यों? क्योंकि स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, उसको फाइनेंस नहीं देती, या उसको जो पावर उसको मिलनी चाहिए उसको इंटरफियर करती। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह की जजमेंट के लिए क्या किया है, डिफिकल्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ऐसा इजीली नहीं कर सकती है। इन एन आर्बिट्री मैनर दस फेडरल पावर शेयरिंग जो है मोर इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंड इट वाज इन अर्ली ईयर्स में हमने देखा आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ देश में उसके बाद से ही करना बहुत मुश्किल है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो सेंट्रल में है। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन होता है क्या, विकेंद्रीकरण क्या होता है, इट मीन्स व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल लेवल, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब सेंट्रल और स्टेट से पावर लेके, वैसे तो सेंट्रल और स्टेट में पावरें होती हैं और एक के पास अपनी अपनी पावरें अपने अपने उसमें सभी इंजॉय करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर इंजॉय करती है, चाहे डिफेंस के लिए हो या पोस्ट ऑफिस के लिए हो, रेलवे के लिए हो, पासपोर्ट बनाना हो, सिटीजनशिप हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इतने सारे मैटर्स यानी 98 करीब आज की डेट में सब्जेक्टों पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावरें हैं। तो जब सेंट्रल और स्टेट से पावरें लेके लोकल में दी जाती हैं, मान लो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की स्टेट के पास अपनी पावर है, लेकिन यहाँ का जो उत्तराखंड स्टेट है डिस्ट्रिक्टों और गांव से मिलके बना है, तो कुछ पावर क्या हुई है लोकल यानी किसी गांव में एरिया में एक जो ग्राम पंचायत होती है उसमें दी गई। पढ़ते हैं, वी नोटेड अवर फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें 2 टायर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था 2 टायर सेंट्रल और स्टेट, 2 टायर हो गए। वी हैव सो फार डिस्कस
टू टायर ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री बट ओवर वास्ट कंट्री, लेकिन हमारा देश इतना ज़्यादा बड़ा है कि लाइक इंडिया में कैन नॉट बी रन ओनली दो दीज टू टायर्स। इतना बड़ा देश, जैसे नेपाल में मैंने बताया था वहाँ 2 टायर है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ क्या कहते हैं स्टेट नहीं होते हैं नेपाल में, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, स्टेट ही नहीं होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से होगी। तो अगर नेपाल में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है तो क्या होता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट होती है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, नो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं होती वहाँ। डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जैसे यहाँ डीएम होता है, ऐसे वहाँ डीएम का सबसे उच्च अधिकारी होता है। 2 टायर्स स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री। वो क्या है, जैसे कि एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री है यूरोप का। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशंस की बात करें तो हमने ये देखा ये इतना बड़ा देश है कि यहाँ पर 2 टायर्स से तो एक कंट्री चल नहीं सकता, इसलिए यहाँ 3rd लेवल की गवर्नमेंट बनानी है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, रशिया से भी बड़ा है उत्तर प्रदेश। किस मामले में, पॉपुलेशन के मामले में। यानी कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इंडिया की अकेले एक स्टेट की पॉपुलेशन रशिया जैसे देश से भी ज्यादा है। और हमने ये पढ़ा था जो बेल्जियम इतना छोटा है कि वहां पर क्या है, इतना छोटा जितना कि हमारे देश का हरियाणा है। यानी कि भारत में इतने जो स्टेट हैं, कुछ कुछ देश हैं उतने। तो उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया पॉपुलेशन के मामले में। महाराष्ट्र इतना बड़ा है एज बिगर जर्मनी, जितना कि जर्मनी है। मैनी ऑफ दीज जो स्टेट है, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, मैनी ऑफ दीज अगर हम देखें इंटरनली वेरी डाइवर्स, इनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है। दस देयर इज दस ए नीड फॉर पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की जरूरत है, पावर शेयरिंग करना जरूरी है, पावर को डिवाइड करना जरूरी है उन स्टेट्स के जोग्राफिकल उसके आधार पर, फीचर के आधार पर। पावर शेयरिंग विद इन जी, फेडरल पावर जो है शेयरिंग इंडिया में नीड्स अनदर टायर, और फेडरल पावर शेयरिंग में ये जरूरत महसूस होगी 2 टायर से तो भारत जैसा बड़ा देश को हम इजीली रन नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसमें 3rd लेवल की गवर्नमेंट, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट इतने बड़े हैं आइदर पॉपुलेशन के मामले में, तो इसके एक 3rd लेवल गवर्नमेंट बनानी जरूरी है, जो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। फेडरल पावर शेयरिंग इंडिया ने अनदर टायर बिलो ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे काम करेगी। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के भी नीचे एक और गवर्नमेंट बनाई 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज अ नेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसा इसलिए कहा गया है कि जैसे पावर है उसका डिसेंट्रलाइज किया जाए, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दी जाए। इस रिजल्ट ए 3rd टायर गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। सीधे शब्दों में आप डिसेंट्रलाइज की डेफिनेशन लिखोगे, व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल, इट इज कॉल्ड ए डिसेंट्रलाइजेशन। अभी आ गया, अगर 1 मार्क्स का आ गया तो आप ऐसे लिखेंगे, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। ठीक हो गया, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण बोलते हैं। क्यों किया जाता है, क्योंकि लाइक इंडिया वास्ट कंट्री ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 2 टायर, सेंट्रल और स्टेट के बेस पर ही देश नहीं चल सकता, बल्कि एक 3rd लेवल की गवर्नमेंट बनानी भी जरूरी है। द बेसिक आइडिया जो है, इसका जो विचार है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम। अब मान लो हमारा उत्तराखंड स्टेट्स है, अगर हम एक 3rd लेवल की गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं, लोकल गवर्नमेंट, अगर केवल स्टेट गवर्नमेंट बनाए सपोज करो, तो देहरादून में बैठ के चीफ मिनिस्टर को कैसे पता चलेगा कि एक पिथौरागढ़ के चंडाग में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या पिथौरागढ़ के एचोली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या अल्मोड़ा के बाड़े छीना में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या चंपावत के पार्टी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। इट मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्टों में जितने गांव हैं, उन गांवों में या प्लस उन सिटीज में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे पता चलेगा। तो इन प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट करने, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। जैसे किसी किसी जगह पर हम एक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें,
एक डिस्ट्रिक्ट में उतने गांव होते हैं और अलग अलग गांव की अलग अलग समस्याएं होती हैं। कहीं पर रास्ते नहीं है, कहीं पर सड़कें नहीं है, या कहीं पर बिजली नहीं है। तो उन सब समस्याओं को एक प्रॉपरली तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई। सेटिल लोकल लेवल पर पीपल हैव बेटर नॉलेज, और एक पीपल को, उस एरिया के पीपल को जो लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो रही है उसके बाद एक बेटर नॉलेज रहता है लोकल का। लोकल्स की प्रॉब्लम्स को वो समझ सकता है, लोकल्स की प्रॉब्लम्स से अवेयर होते हैं वो अपने इलाके की। जैसे हम लोग धारचूला की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते कि धारचूला में क्या प्रॉब्लम है, वो तो जो धारचूला के व्यक्ति होंगे वो जान सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट शायद इसीलिए बनाई गई ताकि उस एरिया इलाके के लोगों को अपनी एरिया की प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से पता होता है। अदरवाइज उस तक तो ना प्रॉब्लम्स पहुंच पाएंगी, ना उसे कभी पता चल पाएगा कि प्रॉब्लम्स क्या है। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज होते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर होते हैं, नॉलेज होता है, और उनके पास बेटर आइडियाज होते हैं कि कैसे स्पेंड करना है मनी को, हाउ टू मैनेज थिंग्स को कैसे जुटाना है इफिशिएंटली। बिसाइड लोकल लेवल की अगर हम बात करें, इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल, ये पीपल के लिए पॉसिबल है टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के लिए इन डिसीजन मेकिंग। दिस हेल्प टू इनक्लूकेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। लोकल गवर्नमेंट अगर हम देखें, अगर इससे फायदा क्या होगा, डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होगा पीपल्स का डिसीजन मेकिंग में, पीपल डेमोक्रेसी को फाउंडेशन बनेगी और डेमोक्रेटिक में लोग पार्टिसिपेशन करेंगे। लोकल गवर्नमेंट है इज द बेस्ट वे, ये क्या है, एक बेस्ट तरीका है रियलाइज करने के लिए डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को समझने का, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। अब बेसिकली हम देखते हैं कि द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, आज जो डिसेंट्रलाइजेशन की नीड है हमारे लिए, नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, रिकॉग्नाइज पहचान मिली है। सिंस देन देयर हैव बीन अ सेवरल अटेम्प्ट, कई प्रयास किए गए हैं पावर को डिसेंट्रलाइज करने के। विलेज और टाउन लेवल पर, टाउन लेवल पर म्युनिसिपैलिटी काम करती है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स को म्युनिसिपैलिटी के पास बेटर नॉलेज रहता है उसको काम इम्प्लीमेंट करने का। पंचायत होती है गांव में और म्युनिसिपैलिटी होती है अर्बन में। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स को, तो डिस्ट्रिक्ट को हमने दो भागों में बांटा, एक ग्राम में, गांव में, और एक शहर में। शहर में म्युनिसिपैलिटी होती है, अर्बन एरिया में वो सभी स्टेटों में होती है। सभी स्टेटों की डिस्ट्रिक्ट में नगर पालिका होती है, बट दियर वे डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल। और ये जो नगर पालिका होती है या जो ग्राम पंचायत होती है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होती है। इलेक्शन कराए जाते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए, डायरेक्टली कंट्रोल में रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन जो इलेक्शंस होते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए रेगुलरली नहीं होते, वो भी 5 ईयर्स के गैप में होते हैं। जैसे स्टेट के लिए इलेक्शन होते हैं 5 ईयर के लिए, सेंट्रल के होते हैं 5 ईयर्स के बाद। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर, लोकल गवर्नमेंट के पास ये कोई पावर नहीं है कि जो रिसोर्सेस हैं वो अपने तरीके से उनको यूज करे। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करती है, हाँ बजट जरूर दे सकती है उस गांव के लिए कि गांव में सड़कें बनानी है, या बिजली की व्यवस्था करनी है, या पानी की व्यवस्था करनी है, या पक्के मकान बनाने हैं। इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। देयर वॉज ए वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन, हालांकि बहुत कम डिसेंट्रलाइजेशन यानी कम पावर दी गई, लेकिन वो इफेक्टिव हैं, जितनी भी पावर हैं उनको मिली हैं। मेजर स्टेप्स किए गए 1992 में जो डिसेंट्रलाइजेशन था उसके लिए काफी स्टेप्स किए गए। जो कॉन्स्टिट्यूशन था अमेंडमेंट किया गया, इसमें थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी को ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। इसमें जो प्रावधान थे वो क्या थे, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू रेगुलर इलेक्शन। अब रेगुलर इलेक्शन किए गए गवर्नमेंट बॉडीज, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज थे 5 ईयर के लिए इलेक्शंस कराए गए। सीट्स आर रिजर्व्ड, और जो सीटें थी वो क्या थी, रिजर्व्ड थी इन इलेक्टेड बॉडीज में। एग्जीक्यूटिव हेड जो थे इंस्टीट्यूशन के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। जो डिसेंट्रलाइजेशन के तहत पावर लोकल गवर्नमेंट को दी गई थी, उसमें लोकल जो गवर्नमेंट थी या ग्राम पंचायत, उसमें SC ST और OBC के लिए सीट रिजर्व है। यानी उस
कम्युनिटी से ही इलेक्शन लड़ सकता है अगर किसी एरिया में, किसी विलेज में अगर SC/ST के लिए सीट रिजर्व है तो। एटलीस्ट 1/3 सीट है वुमेन्स के लिए भी रिजर्व है, SC/ST आदिवासियों के लिए भी सीट रिजर्व है। और जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता है वो स्टेट कराता है। जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है सेंट्रल का, बल्कि स्टेट का इलेक्शन, यानी स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को आदेश देती है इलेक्शन कराने के लिए, टू क्रिएट ईच अदर टू कंडक्ट। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कराती है वो, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन उसमें क्या करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है पोलिंग बूथ बनवाने के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज को, जो पॉलिटिकल पार्टी के ही मेंबर होते हैं इसमें भी चुनाव लड़ते हैं। आजकल भी हम ये देखते हैं कि गांव स्तर में भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा लेते हैं गांव स्तर का चुनाव लड़ने के लिए भी। एट इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक तो इलेक्शन कराती है वो पंचायत और म्यूनसिपालिटी के, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जो होती है आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर। उसमें क्या होती है, कुछ पावरें होती हैं रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडी, और कुछ रेवेन्यू जो होते हैं द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे कुछ टैक्स रिलेटेड होती हैं वो, जैसे लोकल मेला अगर कोई होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट पंचायत के द्वारा उसको रेवेन्यू टैक्स लिया जाता है। इस तरह से द नेचर ऑफ शेयरिंग होता है, अलग अलग होता था हर स्टेट में। उस स्टेट का नेचर को देखते हुए जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायत। लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो पंचायत के नाम से जानी जाती है गाँव में। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, हर गाँव जो होता है या हर ग्रुप होता है जो गाँव का, सम स्टेट में एज ग्राम पंचायत। हर गाँव में या हर गांव के समूह में एक पंचायत होती है। ऐसा हो सकता है 2-3 गांव की एक ही पंचायत। ऐसा कब होता है, जब एक गांव में 200 पीपल है और दूसरे गांव में 100 पीपल है। अब 100 पीपल के लिए अलग से वहां ग्राम पंचायत के इलेक्शन तो होंगे नहीं, तो उस गांव को भी जहां 100 पीपल है उसको भी उसी गांव में मर्ज करके एक दोनों या तीनों गाँव की एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। जो हर गांव में जो ग्राम पंचायत होती है उसमें काउंसिल कंसिस्टिंग सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं, ऑफन कॉल पंच, उनको पंच बोला जाता है। जो कई सदस्य होते हैं उस पंचायत में, जो कई सदस्य होते हैं, और उनका जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है गांव का। और उस सरपंच के अंदर कई सारे सदस्य जुड़ते हैं पंचायत में। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन। उसमें उस सरपंच को जो चुना जाता है गांव के सभी जो एडल्ट लोग होते हैं आफ्टर 18 ईयर्स कंप्लीट करे वाले, वो वोट करते हैं। एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है जो उस वार्ड में, उस क्षेत्र में रहते हैं या उस गांव में रहते हैं। वार्ड मतलब यहाँ क्षेत्र होता है। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी, एक डिसीजन करती है पूरे गांव के लिए, डिसीजन लेती है। गांव में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पक्की सड़कें बनाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, साफ सफाई रखना, ये मेडिकल क्लिनिक की अरेंजमेंट करना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, शिक्षा की व्यवस्था करना, एक ग्राम पंचायत स्तर पे काम होते हैं। और शमशान बनाना। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन, जो पंचायत काम करती है वो ग्राम सभा के अंदर काम करती है। ओवरऑल ग्राम सभा के अंदर काम करती है, ग्राम सभा होती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज, और जो सभी वोटर्स होते हैं इसमें सभी सदस्य होते हैं वोटर। इट हैज टू मीट एटलीस्ट 2 और या 3 क्या करते हैं, मीट अप्रूव द एनुअल बजट। एनुअल बजट बनाने के लिए इनकी मीटिंग्स होती है साल में 2 या 3 बार। और ग्राम पंचायत का जो बजट होता है वो पास करते हैं। एंड टू रिव्यू, और रिव्यू करते हैं ग्राम पंचायत की जो परफॉर्मेंस है, उनके काम है, उनका रिव्यू किया जाता है। अगर हम लोकल गवर्नमेंट को देखें, स्ट्रक्चर जो है गोज राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। अब फ्यू ग्राम पंचायत होती हैं वो एक साथ बनाती हैं टुगेदर टू फॉर्म, क्या बनाती हैं वो, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जिला पंचायत। ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म यूजली कॉल, पंचायत समिति बनाई जाती है। यानी कि एक पंचायत, 2 पंचायत, 3 पंचायत, सभी पंचायत मिलके क्या बनाती हैं, ब्लॉक समिति बनाती हैं, मंडल बनाते हैं।
द मेंबर ऑफ दी और इसके जो मंडल होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पंचायत मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं। जो हमने ग्राम पंचायत में अपना सरपंच चुना, उन लोगों के द्वारा अपना एक कौन चुना जाता है, ब्लॉक समिति में एक मेंबर चुना जाता है जिसको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, और इसमें सारे जितने पंचायत होती हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, जितनी समितियां मंडल होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट में सब एक साथ इसका एक एसोसिएशन बनाती हैं जिसको जिला परिषद बोलते हैं। यानी कि हर गांव की एक एक पंचायत होगी, हर गांव की पंचायतों में से क्या करेंगे वो लोग अपना एक हेड चुनेंगे जिसको ब्लॉक बोलेंगे, ब्लॉक लेवल ब्लॉक समिति बोलेंगे। और ऐसा कर करके जो कॉन्स्टिट्यूट पूरा ओवरऑल इनका एक एसोसिएशन बनेगा वो जिला परिषद कहलाएगा। उसका भी एक हेड बनाया जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं जिसको, जिला परिषद। मोस्ट मेंबर जो जिला परिषद के होते हैं वो चुने जाते हैं। मेंबर ऑफ जो लोकसभा और एमएलए होते हैं ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के बॉडीज इसके मेंबर होते हैं। जो उस डिस्ट्रिक्ट का एमएलए है या उस अदर जो मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद ऑफ चेयरपर्सन, जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड माना जाता है। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन सा होता है, राजनीतिक नेता होता है। जिला परिषद का वही चेयरपर्सन बनता है जो नेता होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट जो होती है एग्जिस्ट और अर्बन एरियाज के लिए भी होती है और एक विलेज लेवल पर भी होती है। म्युनिसिपैलिटीज सेट की जाती हैं, टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। बिग सिटीज जो होती हैं आर कंस्टिट्यूट इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज। जो म्युनिसिपैलिटी हैं और म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इलेक्टेड बॉडी के द्वारा जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कोई भी म्युनिसिपैलिटी है या उनके जो सदस्य हैं इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पीपल्स के प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं। अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं पीपल, फिर नगर पालिका में भेजते हैं। हर वार्ड में डिवाइड होता है, हर नगर पालिका जो एरिया होता है वो वार्ड में डिवाइड होता है। हो सकता है वहाँ 15 वार्ड हो, 20 वार्ड हो, तो अलग अलग वार्डों में से एक मेंबर होता है और उन वार्डों में से, उन वार्ड एरिया में से उस एरिया के लोग अपने वार्ड में से एक मेंबर को चुनते हैं। हर वार्ड में से एक मेंबर चुना जाता है, वो वार्ड मेंबर कहलाता है। जैसे गांव में ग्राम प्रधान होता है ऐसे शहरों में वार्ड मेंबर होता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव म्युनिसिपल जो चेयरपर्सन है जो पॉलिटिकल हेड माना जाता है और सच ऑफिशियल जो होता है उसका हेड जो होता है उसको मेयर बोलते हैं। नगर निगम का जो सबसे बड़ा हेड होता है उसको मेयर बोला जाता है। इस तरह से हम देखते हैं जो न्यू सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का वो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी में कि लोकल लेवल में गवर्नमेंट जो होती है वो एक तो फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी होता है और पीपल्स के पास जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं लोकल लेवल से डेमोक्रेसी को एक जड़ मतलब एक फाउंडेशन होती है डेमोक्रेसी में, पार्टिसिपेट करते हैं पीपल्स। दूसरा लोकल पीपल को बेटर नॉलेज होती है लोकल एरिया की, वो उस एरिया की प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से समझ सकता है और उसमें बेटर तरीके से वहाँ की प्लानिंग कर सकता है, उसमें योजनाएं बना सकता है अपने एरिया के लिए और जो भी बजट होता है वो अपने एरिया के लिए बेटर तरीके से उसका यूटिलाइज कर सकता है। तीसरा लेस बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, वरना अगर एक ही यूनिटरी या स्टेट गवर्नमेंट होती तो उनको कितना बर्डन होता उनका कि हर डिस्ट्रिक्ट में से हर गांव की प्रॉब्लम्स को कैसे वो समझ पाते, कैसे उन्हें पता चलती और कैसे वो बजट उस विलेज के लिए अप्रूव कर पाते। तो जो गवर्नमेंट का बर्डन है वो भी तो कम हो गया। लेस बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बनाओगे एक हेडिंग। और अगला कहोगे सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोकल लेवल पर अगर हम देखें ग्राम पंचायत इस पर अगर वुमेन्स को पार्टिसिपेट किया जाए तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी में वुमेन्स के लिए क्या होगा, एक इक्वलिटी आएगी, डिस्क्रिमिनेशन दूर होगा और समाज में क्या कहते हैं सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता देखने को मिलेगी। और इसके अलावा
एक जो इलेक्शंस होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा हर 5 ईयर्स में। और SC ST और आदिवासी के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इसमें सीटें भी रिजर्व रखी गई हैं। इट में सीट्स आर रिजर्व एट द लोकल लेवल्स फॉर द SC STs एंड आदिवासीज, OBCs जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए। अब हम देखते हैं देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में पूरे भारत में, ऑल ओवर द कंट्री से। दिस नंबर इज बिगर देन पॉपुलेशन, और ये जो नंबर है बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्री, संसार के कई देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा तो यहाँ पर लोकल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं हमारे यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर हम बात करें फॉर लोकल गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया है, हेल्प्ड मदद की है डेमोक्रेसी को डीपन यानी और गहरा बनाने के लिए। आप लिखेंगे फाउंडेशन डेमोक्रेसी, इट मीन लोकल लेवल पर पीपल क्या करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको डेमोक्रेसी के प्रति उनका रिस्पेक्ट होता है, डेमोक्रेसी को उनको समझने का मौका मिलता है। दूसरा, लोकल पीपल हैव ए बेटर नॉलेज। तीसरा, लेस बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। चौथा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन या वुमेन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इन इलेक्शंस ऑल्सो। पांचवा, SC ST और OBC के लिए सीट्स आर रिजर्व्ड। और एक फ्री स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो इलेक्शन करवाता है। ये एडिंग हो सकती है जिसे हम कह सकते हैं कि एक देश में आखिर डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, क्यों होता है डिसेंट्रलाइजेशन, तो इन कारणों से डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है डेमोक्रेसी में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। अब वुमेन्स अपनी आवाज को एज ए पार्टिसिपेशन के तौर पे वहां पर कह सकती हैं। सेम टाइम में ऐसी कई सारी डिफिकल्टियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे वाल इलेक्शन जो रेगुलरली हेल्ड होते हैं एंड इंथुथियास्टिकली ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड, लेकिन जो ग्राम सभा होती है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होती हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एज नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर, बहुत महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं वो लोकल गवर्नमेंट को नहीं ट्रांसफर्ड किए उन्होंने। नॉर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्स, ना उन्होंने पावर दी है ना उन्होंने संसाधन दिए हैं उनको, तो ये कमियां देखने को मिली हैं। तो ये दो चीजें होनी जरूरी हैं। जैसा कि हमने बिगिनिंग में पढ़ा था कि बहुत सारे स्टेट्स क्या करती हैं, इन ग्राम पंचायत को बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं कराते, इनके पास रिसोर्सेज की कमी है। दूसरा, पावरें नहीं दी हैं इनके पास, अपने तरह से डिसीजन लेने की पावर नहीं दिया। हाँ, खाली थोड़ा बजट फाइनेंस करा देती है उस स्टेट में, वो भी उतना नहीं जितना कि उस एरियाज को जरूरत पड़ती है। नॉर हैव गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, पर्याप्त एडुकेट मतलब पर्याप्त संसाधन भी नहीं दिए हैं गवर्नमेंट ने उन लोकल ग्राम पंचायत को। मानो चंडाग है या जाजरदेवल है या मनमानी के गांव है या मुआनी है, कई सारे जो गांव में नाम ले रहा हूँ लोकल पिथौरागढ़ के। वी आर जस्ट स्टिल ए लॉन्ग वे, और इसी तरह से हमें एक लंबा लॉन्ग वे सफर तय करना है फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ जो स्वशासन है, जो सरकार है, स्वशासन जिसे बोलेंगे, अपने स्तर से शासन चलाने की जो है सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसका जो आइडियल है, आदर्श से जिसका आइडिया है उससे अभी हम काफी दूर हैं, उसको हमें अचीव करना है। एंड इन दिस वे आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर अबाउट द फेडरलिज्म की फेडरलिज्म क्या था। फेडरलिज्म में क्या होता है, व्हेन द पावर इज गिवन टू सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। और फेडरलिज्म जो लार्ज कंट्री होते हैं, लार्ज कंट्रीज के लिए फेडरलिज्म ज़्यादा जरूरी माना जाता है। एंड आई थिंक आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।